नमस्कार, डीडी न्यूज पर इस खास बुलेटिन खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन पर रही है हमारे संवाददाताओं की पैनी नजर। तो आइए चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आए एक महत्वपूर्ण फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी है, जिसमें दाखिलों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान है। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला ने अधिनियम के पक्ष में राय दी है, जबकि न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति व्यक्त की। वहीं प्रधान न्यायाधीश यू ललित ने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की राय का समर्थन किया। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी कानून भेदभावपूर्ण नहीं है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक मानदंड को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने संबंधी कानून बुनियादी ढांचे या समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता। उनका कहना था कि इस प्रावधान से 50% से अधिक आरक्षण देने की सीमा के किसी भी प्रावधान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जनवरी 2019 में संसद ने 103वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी और इसे तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने कानून का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ 40 याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें तमिलनाडु की याचिका भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने संबंधी कानून के कई पहलुओं पर सवाल उठाए थे, जिसमें यह भी शामिल था कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की राष्ट्रीय सीमा को कैसे पार किया जा सकता है और क्या इसने संविधान के बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। पहले इस मामले की सुनवाई 3 न्यायाधीशों ने की थी, लेकिन बाद में 2019 में इसे 5 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया था। संविधान पीठ ने सितंबर में 6 दिन से अधिक समय तक इस मामले की सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था और अब यह फैसला आज आ गया है। तो इस फैसले की क्या खास बातें सुनते हैं। फैसला एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया है, मगर 91 में जब ये इंदिरा का जजमेंट आया तो ये माना 99 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन कर लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इशू पर उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेप डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले हम पार्लियामेंट में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू है जस्टिस माहेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अवहेलना किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और उसको जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद है उसके अगेंस्ट है। तो ये फैसले पर प्रतिक्रिया वकीलों की और विकास सारथी जिन्होंने इस खबर पर रखी दिन भर नजर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। विकास, लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था। 2019 से ही सुनवाई शुरू हुई थी जब 103वां संशोधन किया गया था और अब जाकर के ये फैसला आ गया है। संविधान पीठ का फैसला है तो इसे अंतिम फैसला ही कहेंगे और यह अंतिम फैसला ही माना जाएगा। ये बताइए कि फैसले के पक्ष में 3 जजों ने फैसला दिया और फैसले के विपक्ष में प्रधान न्यायाधीश समेत 2 जजों ने फैसला दिया। क्या क्या तर्क रहे दोनों पक्षों का? मुख्य रूप से कौन से तर्क दोनों पक्षों के थे?
जी बिल्कुल। सबसे पहले जिन्होंने इस ईडब्ल्यूएस कोटा के पक्ष में फैसला दिया उनमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस जेबी पार्लीवाला और जस्टिस बिल त्रिवेदी थे। सबसे पहले जस्टिस माहेश्वरी ने अपने फैसले में ये कहा कि अगर सरकार कोई एक नई श्रेणी तैयार करती है रिजर्वेशन के लिए आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर की जो हम लोग बात करते हैं उसका कहीं से उल्लंघन है। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये जो रिजर्वेशन है उससे एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है SC ST OBC को, उस पर सीधे सीधे कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा ये कहना कि ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, ये सही नहीं है जो याचिका में इस तरह की बातें की जा रही हैं। यही तकरीबन मत जस्टिस बेला त्रिवेदी का था। उन्होंने दूसरे नंबर पर अपना जजमेंट पढ़ा और उन्होंने ये कहा कि समय के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि आरक्षण का फायदा किन किन समूहों तक पहुंचना चाहिए। अगर आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की पहचान है सामान्य वर्ग में कि बहुत गरीबी है कुछ सेक्शंस में, तो उनको अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन दिया जाना किसी भी तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए ये 10% आरक्षण के समर्थन में उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने एक कदम और आगे जाते हुए ये भी कहा कि पिछले लगभग 7 दशकों से ज्यादा से आरक्षण की एक नीति लागू है और उसको भी हमें ये देखना चाहिए कि उसमें क्या समीक्षा की जरूरत है, कुछ बदलावों की जरूरत है। यही बात जस्टिस पार्दीवाला ने कही। उन्होंने भी ये कहा कि आरक्षण जो है वो एक अनिश्चित काल के लिए एक प्रावधान नहीं हो सकता। समय के साथ चीजों की समीक्षा जरूरी है और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाना संविधान की जो मूल भावना है उसका खिलाफ नहीं है, ना ही समता के अधिकार या समानता के अधिकार को का वो कहीं पर उल्लंघन करता है। तो ये जो समर्थन में थी दलीलें थी। जहां तक विरोध में दलीलों की बात की जाए फैसले में, तो जस्टिस रविंद्र भट्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिखा है। अपने फैसले के समर्थन में उन्होंने काफी बातें की हैं और हर पक्ष पर अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने फैसले की शुरुआत करते हुए ये भी कहा कि वो अपने बाकी जो जजेस हैं उनके साथ सहमत नहीं है, क्योंकि ये कानून सीधे सीधे एक एक्सक्लूजन की बात करता है जब ये कहता है कि पिछड़ेपन की पहचान केवल आर्थिक होगी, लेकिन उसका लाभ अन्य वर्गों को नहीं मिलेगा सामान्य वर्ग के अलावा। तो उन्होंने कहा कि केवल यही एक आधार है जिसके चलते जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि मैं इस फैसले से अपने आप को अलग कर रहा हूं और मेरा फैसला विरोध में है कि आप इस व्यवस्था को अगर आर्थिक आधार पर केवल लागू करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ये एक्सक्लूजनरी प्रोविजंस नहीं रख सकते। जस्टिस UA ललित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अलग से अपना फैसला नहीं पढ़ा और उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस रविंद्र भट्ट का मत है उससे वो पूरी तरह से सहमत हैं और जस्टिस रविंद्र भट्ट की दलीलों पर CJI ने भी अपनी मोहर लगाई और बाद में इस तरह से साफ हुआ कि 3-2 से बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने EWS 10% कोटा को आज मंजूरी दे दी है। फैसला बहुत बड़ा है लालचंद जी, इसमें 399 पेज का फैसला है और कई सवाल जो सबके मन में है कि 50% सीलिंग की बात पर क्या कोर्ट की राय है या और भी पहलू इससे जुड़े हुए हैं, उन पर अब एक एक करके नजर डालनी होगी कि उस पर कोर्ट का क्या कहना है। विकास, इस मामले में एक सवाल और ये है कि जैसे तमिलनाडु की DMK तमिलनाडु सरकार भी इसके खिलाफ गई थी और अब जबकि फैसला ये आया है तो क्या अब भी उनके पास कोई विकल्प है? जो भी इस फैसले को चुनौती दे रहे थे, 103 में संशोधन को चुनौती दे रहे थे, क्या उनके पास अभी भी अब कोई विकल्प है या उनके विकल्प अब खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल वही एक विकल्प पुराना जो हमेशा मौजूद होता है, पुनर्विचार याचिका यहाँ पर वो दाखिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जस्टिस UA ललित अब रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो फिर ये अगर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है तो ये नए CJI के सामने आएगा मामला और फिर वो ये तय करेंगे कि क्या इसकी सुनवाई की जानी चाहिए। तो ये सारे जो विकल्प मौजूद हैं पुनर्विचार याचिका के, वो सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से उपलब्ध होते हैं। इनमें से कोई भी अगर आकर के पुनर्विचार याचिका दाखिल करता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई के लायक समझता है तो फिर एक नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी 5 जजों की, क्योंकि जस्टिस ललित इस बेंच पे नहीं होंगे। तो ये नए CJI को ये सारे फैसले नए सिरे से करने होंगे अगर पुनर्विचार याचिका यहाँ पर दाखिल की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सारथी हमसे बड़ी खबर पर जुड़े थे और अब हम एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं और ये बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसका प्रचार चरम पर चला गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस का प्रचार चरम पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शिमला के रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। JP नड्डा ने कहा कि यह चुनाव भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में ही भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया और आगे बढ़ाया है।
चुनाव भावना पर मत लड़ना, चुनाव भविष्य के लिए लड़ना और भविष्य को मजबूत करने के लिए मत लड़ना, अपने भविष्य को। मित्रों, चुनाव के बहुत मुद्दे हैं। मैं देश से शुरू करूं तो हम सबको ध्यान में आता है कि लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर इस देश पर राज किया, लेकिन देश को कोई दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 साल में भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया है और आगे बढ़ा दिया। तो ये जेपी नड्डा ने संबोधन में कहा। और रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कांगड़ा के बैजनाथ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर दुश्मनों को मारने का काम किया। पाकिस्तान ने समझता था कि हम जब चाहेंगे तब आतंकवाद के हरकतें का रास्ता अपनाकर भारत को हम बिल्कुल दहशत में ला देंगे, भारत को कमजोर कर देंगे, डिस्टेबलाइज कर देंगे। लेकिन आपने देखा जब किया होगा तो किया होगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस समय में भारत का गृह मंत्री था, हमारे जवानों ने इस धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। यह है भारत। हमने सारे विश्व को संदेश दे दिया कि हम केवल इस पार से ही नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के ऊना के हरोली में जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जमकर तारीफ की। विगत चुनाव में यहां पर कोई चूक जरूर हुई होगी। कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, परिणाम क्या रहा? वे 10 वर्षों से विधायक रहते हुए कभी सक्रिय नहीं रहे और अंततः क्या हुआ? आप सोचिए तो ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बन गई और प्रोफेसर राम कुमार जी सक्रिय रहे तो विकास की योजनाओं को लेके आते रहे, यहां लोगों के हित में काम करते रहे। तो हिमाचल में कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बिक्रमजीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बिक्रम, जिस तरह से कि कांग्रेस की तरफ से भी आज प्रियंका गांधी ने प्रचार के काम में जमकर हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रचार को लेकर के तीनों, जो मुख्य तौर पर 3 पार्टियों की बात करते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों और इंडिपेंडेंट्स को छोड़ करके, तो तीनों का प्रचार किस तरह से चल रहा है? कौन कौन से बड़े नाम अब तक उतर चुके हैं प्रचार में, बिक्रम? देखिए, अगर बात की जाए पहले अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं केंद्रीय आलाकमान में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बाकी तमाम बड़े नेता जो हैं सब यहां पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तमाम नेताओं की जो अगर मुद्दों की अगर बात करें कि किस प्रकार के मुद्दे जो है रैलियों में आ रहे हैं, तो वो प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से लेकर डबल इंजन में जो है केंद्र का योगदान किस प्रकार से रहा है, चाहे वो हर घर जल की बात हो या फिर 125 यूनिट बिजली प्रदेश सरकार के देने की बात हो या फिर सड़कों की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, तो ये तमाम जो इशू हैं, जो डबल इंजन की अगर बात करें तो वो डबल इंजन की बात जो है यहां पर की जा रही है कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य मिलकर जो है प्रदेश का विकास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बनी है उसका जिक्र किया जा रहा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया जा रहा है। कल अमित शाह थे तो उन्होंने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की कि अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो दोबारा से जो है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो तमाम जो मुद्दे हैं जनता को आकर्षित करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये साफ तौर पर पिछली रैली जो सुंदरनगर में हुई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो ये चुनाव है इसमें आगामी 25 वर्ष का
जो है हिमाचल प्रदेश का भविष्य लिखा जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो है प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और आज जो है जिस प्रकार से जेपी नड्डा की तरफ से भी आपने भी सुना होगा, बाइट में दिखाया है कि भावनात्मक तौर पर नहीं बल्कि ये सोचकर वोट देना है कि किस प्रकार से विकास कौन सी पार्टी कर सकती है, क्योंकि अमित शाह की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस पार्टी ने 60 साल राज किया वो आज भी गारंटियां दे रही है। तो ऐसे में वही जो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वीरों की भूमि है। कांग्रेस की तरफ आऊंगा, वो शहीदों का दर्द जानते हैं। विक्रम, कांग्रेस की तरफ आऊंगा, लेकिन जरा एक बार देख लेते हैं प्रियंका गांधी ने अपने प्रचार में क्या कहा है, उसके बाद इस पर बात करते हैं। पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे। आपने हर घर लक्ष्मी योजना के बारे में सुना होगा। मैं जानती हूं आप कितना मेहनत करती हो, मैं जानती हूं मेरी बहनों, पूरा समाज का बोझ आपके कंधों पर है। इसीलिए हम हर घर लक्ष्मी योजना बनाना चाहते हैं, जिससे 1500 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे, आपके खाते में जाएंगे। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश की पाठशाला बनाना चाहते हैं। आर्मी से रिटायर होकर आए सर्विसमैन के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने की योजना है। यहां कांग्रेस ने कई औद्योगिक क्षेत्र बनाए, उनका विकास कराने का काम हम करना चाहते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने ये कमान संभाला हुआ है विक्रम, और बात ये भी कही जा रही है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंच रहे हैं और सिर्फ प्रियंका गांधी को कमान थमा दिया गया है, और शायद किसी दिन सोनिया गांधी प्रचार करने के लिए जाएं। लेकिन क्या इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि हुई है? देखिए 9 तारीख का जिस दिन प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हैं हिमाचल प्रदेश में, उस दिन की चर्चा जो सूत्र बता रही कि उस दिन सोनिया गांधी जो है वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आ सकती है। लेकिन राहुल गांधी अभी तक चुनाव प्रचार के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, इसके लिए कांग्रेस जो है स्पष्ट नहीं कर रही है साफ तौर पर, क्योंकि उसकी वजह है कि जो राहुल गांधी है वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, तो वो कितना समय हिमाचल प्रदेश के लिए दे पाएंगे ये जो है सोचने वाली बात है। हालांकि प्रियंका गांधी जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश के लिए समय दे रही है। सोलन में उनकी रैली हुई, कांगड़ा में उनका कार्यक्रम हुआ, मंडी में उनका कार्यक्रम हुआ, आज हरोली में उनका कार्यक्रम हुआ, इसके बाद उनका एक रोड शो भी रखा गया है। तो ऐसे में जो है प्रियंका गांधी जो है हिमाचल प्रदेश में काफी समय दे रही है, मुद्दे बता रही है, अपनी पार्टी की अगर सरकार आती है उसकी योजनाओं का जिक्र कर रही है, साथ में 5 साल कांग्रेस को देने की बात कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो जनता के बीच इमोशनल टच देने की बात कर रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से अधिकतर लोग जो है वो फौज में जाते हैं, तो अपने साथ कनेक्ट कर रही है कि उनके घर से भी शहीद हुए हैं। तो ऐसे में एक पर्सनल कनेक्ट भी प्रियंका गांधी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लोग हैं वो कितना कनेक्ट हो पाते हैं ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम तो बीच बीच में आपसे बात करके पता करते ही रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, जुड़ने के लिए और वहां से अपडेट देने के लिए। और अब हम रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, और वो बड़ी खबर है एमसीडी के चुनाव से जुड़ी हुई कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज पार्टी के 30 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत विश्व भर में हमारी इकोनॉमी 5वें स्थान पर पहुंची है, 5वें स्थान पर। आने वाले कुछ ही वर्षों में 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है विश्व भर में तीसरे स्थान पर होगी। तीसरे स्थान से जाके आगे बढ़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या हमसे कहा था कि 2047 तक जब भारत 100 वर्ष एज एन इंडिपेंडेंट नेशन होगा, तब तक हमें एक विकसित देश बनना है। विकसित देश बनने का मतलब यह है कि जिस किस्म की तोड़फोड़ की, रेवड़ी की राजनीति कुछ लोग इस देश में करते हैं, वो नहीं चल सकती।
तो एमसीडी चुनाव के लिए ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस खबर पर नजर रखी है गिरीश निशाना, हमारे संवाददाता ने, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, मुझे याद आता है कि आज कुछ महीने पहले जब एमसीडी का एकीकरण किया जा रहा था तो उस समय खास तौर पर आम आदमी पार्टी ने ये बात कही थी कि ये तो चुनाव को टालने की कवायद है, बहाना है चुनाव टालने का। लेकिन अब तो चुनाव का ऐलान हो गया है, बीजेपी की तैयारी हमने देखी, बताइए बाकी पार्टियों की क्या तैयारी है? बिल्कुल लालचंद, आपने ठीक कहा। जब मई के महीने की अगर बात की जाए तब मई के महीने के अंदर तीनों नगर निगम हुआ करती थी, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। लेकिन मई के बाद तीनों नगर निगमों का एकीकरण कर दिया गया। अब इस समय दिल्ली नगर निगम है एक, जिसमें 250 वार्ड हैं और 250 वार्डों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और आज से नामांकन प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों ने काफी छींटाकशी करी, लेकिन जो दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त हैं विजय देव, उन्होंने 2 दिन पहले 4 नवंबर को चुनावों की तारीख की घोषणा भी कर दी। यानी कि 4 दिसंबर को, आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान होना है और 7 दिसंबर को उसकी मतगणना होगी। ये स्पष्ट कर दिया कि चुनाव के लिए कहीं भी पीछे नहीं हटे हैं और ये स्पष्ट हो गया कि एकीकरण किया। एकीकरण इसलिए किया है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है नगर निगम के अंदर कहीं ना कहीं जो पैसे की बड़ी दिक्कत रहती है, धनराशि की बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी पैसा नहीं दे रही थी, एमसीडी लगातार मांग रही थी। तो बहुत सारी ऐसे बातें हो रही थी जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप किया और तीनों एमसीडी को एक कर दिया है और अब इस समय 250 वार्डों के लिए चुनाव हो रहा है और पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दल इसमें जुटे हुए हैं। हालांकि आज नामांकन प्रक्रिया का पहला दिन था, लेकिन पहले दिन इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी नहीं दिखाई दी कि लोग नामांकन दाखिल करने गए हों। बहुत से ऐसे केंद्र थे जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा, कोई भी उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने नहीं पहुंचा। हालांकि जितने भी नामांकन पत्र दाखिल करने की जो भी स्थान रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसरों के कार्यालय रहे हैं, उनसे 100 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाल सकता था, कोई रैली नहीं निकाल सकता था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है ताकि शांति प्रिय ढंग से लोग नामांकन दाखिल कर सकें, कोई किसी दबाव में आकर, प्रेशर में आकर कहीं ना कहीं इससे पीछे ना हटे। तो इसको खास तौर पर ध्यान रखा गया है इस बार के एमसीडी चुनावों के अंदर। और आज की अगर बात की जाए तो आज जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने आज जो दिल्ली भाजपा के 30 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो पूरी तरह से पूरी दिल्ली के अंदर घूमेंगे और प्रचार करेंगे, जिसमें एक वीडियो वॉल भी तैयार की गई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लगी है। जी ठीक है। मोटे तौर पर 3 खिलाड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार पिछले कई दशक से नगर निगम पर काबिज है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो निगम में भी कब्जा जमाना चाहती है और कांग्रेस, देखते हैं कौन इस बार कब्जा जमा पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ आज की खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबर और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।